प्रशांत अभी भी कान पर मोबाइल लगाए अपनी ही धुन में आगे निकल चुका था। गुंजन ने पति को पुकारना चाहा, किंतु पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने काला अंधकार छा गया था। गुंजन के चेहरे को किसी ने कपड़े से कसकर ढांप दिया था और ज़बरदस्ती खींचकर कार में बिठा कार दौड़ा दी थी। गुंजन ने हाथ पैर मारने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ। उसके हाथ पैरों को भी बांध दिया गया था। लाचार और भयभीत गुंजन का दम घुटने लगा था। बेबस छटपटाहट से वह कुछ ही देर में सुध-बुध खो बैठी थी। उधर प्रशांत स्तब्ध खड़ा गुंजन को यहाँ वहाँ देख रहा था। परेशान होकर दौड़ता हुआ घर वापस आया, पर वहाँ भी गुंजन को ना पाकर उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। वह अनजानी आशंका से भयभीत हो पुनः उसी रास्ते पर दौड़ कर आया और राह चलते लोगों, आसपास की दुकानों पर पूछताछ करने लगा, किंतु कोई लाभ ना हुआ। घर वापस आकर परिचितों, रिश्तेदारों तथा मित्रों से फ़ोन पर पूछताछ करने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई। पौ फटते ही अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। प्रशांत ने लपक कर फ़ोन का रिसीवर कान से लगाया और परेशान हो उठा। गुंजन के अपहरण की जानकारी देते हुए अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में एक बड़ी रकम की मांग की थी। साथ ही सख्त शब्दों में धमकी दी गई थी कि अपहरण की भनक या जानकारी पुलिस को नहीं लगनी चाहिए, वरना पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। पूरा घर सहम गया था। चुपचाप पुलिस को सूचना देते ही पुलिस तुरंत सक्रियता से छानबीन में जुट गई थी। अपहरणकर्ता गुंजन को ले तुरंत शहर से सटे एक गांव में आए थे, जहां एक छुटभैया गुंडा नेता की आलीशान कोठी निर्माणाधीन थी। उस कोठी के ही एक खास कोने में गुंजन को लाकर रख दिया गया था। उधर निर्माणाधीन कोठी की हिफाजत और देखभाल के लिए नेता का एक खास कृपा पात्र, जो दूर के रिश्ते में नेता का साला लगता था, रात में सोने के लिए आता था। कभी कभार उसके साथ पत्नी और बच्चे भी आ जाते थे। गुंजन को वहीं छिपाकर अपहरणकर्ता खुद निडरता से फिरौती की रकम के लिए फ़ोन करने के बाद उसके मिलने की प्रतीक्षा में थे। कोठी के मालिक का उन लोगों पर वरदहस्त था। अपहरणकर्ता इसलिए भी निश्चित थे कि बंधी हुई बेबस चिड़िया आखिर यहाँ से कैसे कहीं भाग जाएगी। इसी सोच के चलते वह गुंजन की तरफ से प्रशांत दुखी परेशान मन से पत्नी की सकुशल वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रात बीतने का एक पहर अभी शेष था, तभी गुंजन ने घर के मुख्य द्वार की घंटी बजा दी। प्रशांत ने दरवाज़ा खोला। बदहवास गुंजन को एकाएक सामने खड़ा देख वह दंग रह गया था। आश्चर्य निश्चित हर्ष से उसका चेहरा खिल गया था। गुंजन की रुलाई फूट पड़ी थी। डरी सहमी गुंजन पति के चौड़े सीने से लग रोती बिसुरती बोली, प्रशांत, उन अपहरणकर्ताओं ने मेरे खूबसूरत कंगन और कानों के कीमती टॉप्स निकाल लिए। प्रशांत ने पत्नी की आंखों में झांका। सिर्फ कंगन और कानों के झुमके ही? वह तो अच्छा हुआ उस दिन मैंने अपना मंगलसूत्र गले से उतारकर सोनार को बनाने के लिए दे दिया था, क्योंकि उसकी लड़ियों के मोती निकल गए थे। गुंजन अपनी ही रौ में बोल रही थी। गले में पहना होता तो वह निर्दयी उसे भी उतार लेते। गुंजन ने सरलता से पति को देखते वैज्ञिक मन से कहा, किंतु प्रशांत की आंखों में उभरे विचित्र भावों को देख वह चौंक गई थी। सास ससुर की आंखों में केस खुद ब खुद सुलझ गया था। पुलिस ने भी राहत की सांस ली। गुंजन ने अपनी स्वयं घर वापसी की घटना घर के सदस्यों को कह सुनाई थी। रात को उस खंडरनुमा कोठी में एक महिला ने मुझे वहां बंधा हुआ देखा। पहले तो वह हैरान हुई, फिर उसने शायद किसी से फ़ोन पर बात की और कुछ ही देर बाद मुझे बंधन से मुक्त कर तुरंत वहां से भगा दिया। उसने ही मुझे पैसे भी दिए ताकि मैं घर वापस जा सकूं। मेरी आप बीती सुनकर उस महिला ने मुझे बताया था कि कोठी के मालिक उसके रिश्तेदार हैं। उसने मुझे हिदायत दी कि मैं इस घटना का जिक्र
किसी से ना करूं। उस महिला ने वहां से भागने में मेरी मदद करते हुए कहा था, तुम यहाँ बंधी रही हो, इस बात का जिक्र कहीं ना करना। चुनावों का वक्त है, कोठी के मालिक की साख पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। चुनावों का माहौल ना होता तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती थी। इस वक्त चुनाव की चिंता है उन्हें बस। गुंजन की सकुशल वापसी से सास ससुर खुश थे। बेटा पुलिस की मदद से बहू के गहने तो उन लुटेरे से वापस ले लो। गुंजन की सास को बहू के गहने की चिंता सता रही थी, किंतु गुंजन को गहनों से अधिक अपनी घर वापसी प्रिय लग रही थी। गुंजन तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी उस अंधेरे नर्क से वापसी की। उन बदमाशों की कैद में क्या क्या अनगल विचार, कैसी कैसी आशंकाएं उठती थी। उसके मन में याद कर वह सिहर उठी थी। भयंकर अट्टहास के साथ गुंजन ने उन बदमाशों के गंदे इरादे भी सुने थे। यार, अब की बड़ा हाथ मारा है, कमाई तो अच्छी होगी ही, फिर इतनी खूबसूरत जवान, ऐसा गदराया जिस्म है कि बस खूब मज़ा आएगा। यह कहकर उन्होंने गुंजन के जिस्म पर हाथ फेरा तो वह कसमसा उठी। हाथ पैर बंधे थे, आंखें भी ढकी थी। अपने समीप उन बदमाशों की पगडंडी सुनकर गुंजन सहम गई थी और अपने सर्वनाश की कल्पना कर उसने आंखें जोर से भींच ली। अरे मज़े फिर ले लेना, इस काम के लिए तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन इसके घर वाले ने पुलिस को इत्तला कर दी, इसलिए आज की रात तो पहले हमें अपनी जान बचानी है। कल जैसा जी में आए करना। तीनों की सम्मिलित हंसी गूंज गई थी और उसी रात गुंजन उस अजनबी औरत के कारण घर वापस आ सकी थी। गुंजन सही सलामत अपने घर वापस आने पर खुश थी, लेकिन घर का माहौल जैसे उसे कुछ बदला बदला लग रहा था। प्रशांत का बदला व्यवहार उसे बेचैन कर रहा था। वह गुंजन से कुछ खिंचा खिंचा रहने लगा। गुंजन का बिना फिरौती दिए खुद ही घर वापस आ जाना उसे अस्वाभाविक लग रहा था। सिर्फ जेवर लेकर ही अपहरणकर्ता खुश हो गए। क्या गुंजन उनके पास सही सलामत रही होगी? प्रशांत के प्यार की गर्मराहट समाप्त होती जा रही थी। दिन पड़ता दिन प्रशांत की उदासीनता और अपेक्षा से गुंजन दुखी और निराश रहने लगी थी। इसी बीच दफ्तर के काम के दौरान उसे ज़बरदस्त चक्कर आ गया था। सिर घूम गया था। शायद खाने पीने की लापरवाही से ऐसा हो। वह कैंटीन की ओर बढ़ गई, किंतु जैसे ही कौर उठाकर मुंह में डाला तो उपकाई का उसे एहसास हुआ और वह उल्टी के लिए टॉयलेट की ओर भागी। इसके बाद तो गुंजन निढाल सी हो गई और ऑफिस से छुट्टी ले डॉक्टर के पास चली गई। गुंजन का शक सही निकला। लेडी डॉक्टर ने उसे गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई। गुंजन का तन मन खिल उठा। वह प्रशांत को यह खुशखबरी सुनाने को आतुर थी। अब प्रशांत का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा हो जाएगा, यह जानकर वह पिता बनने वाला है, खुश होगा। गुंजन मन ही मन विचार करती घर पहुंच गई थी। गुंजन की आशा के विपरीत प्रशांत पिता बनने की बात जानकर स्तंभ रह गया। उसके विचित्र हाव भाव उसके भीतर छिपी बेचैनी को बयान कर रहे थे। तुम तो कहती थी कि उन बदमाशों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, तो फिर कहकर उसने गुंजन का हाथ जोर से झटक दिया था। फिर अनशन बकना शुरू कर दिया था। प्रशांत ने गुंजन से और अधिक दूरी बना ली थी। वह पति के समीप जाने को होती तो प्रशांत गुंजन पर कठोर नज़र फेर कर उसके समीप से हट जाता। और एक दिन प्रशांत के मन में छिपी बेचैनी उसके अधरों तक आ ही गई। अब उसने कड़े लहजे में कहा, उन डकैतों का बच्चा यहाँ इस घर में नहीं पलेगा। गुंजन यह सुनकर अवाक रह गई थी। पत्नी से दूरी बनाता प्रशांत इन दिनों किसी अन्य स्त्री के समीप जा रहा था। गुंजन दिल पर पत्थर रख चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। प्रशांत के मन में चल रही उथल पुथल का वाणी से खुलासा आज हो गया था। वह गुंजन के साथ संबंध तोड़ देना चाहता था। प्रशांत की इच्छा को अपनी नियति मान गुंजन छटपटा कर रह गई थी और आखिर में उसे मायके लौट आना पड़ा था।
समय गुजरता गया और वह एक स्वस्थ व सुंदर शिशु की माँ बन गई। पुत्र को आंचल में समेट फूली नहीं समाई थी, किंतु प्रशांत की अनुपस्थिति एक टीस बनकर उसे तड़पा गई थी। इसी के कुछ माह बाद ही प्रशांत ने गुंजन को तलाक दे दिया और फिर दोनों नदी की दो धाराओं की तरह अपनी अपनी राह बह चले। रात्रि को प्रायः गुंजन को प्रशांत की यादें सताती और वह उसके साथ के लिए तड़प उठती, तो कभी मन में पड़ती हिंसा की ज्वाला भड़क उठती। समय सरकता जा रहा था। गुंजन अपनी नौकरी और पुत्र की परवरिश में व्यस्त थी। नौकरी में उसकी लगन और काम के प्रति निष्ठा से उसे तरक्की मिलती जा रही थी। पुत्र अभिराम भी दिन पर दिन बड़ा हो रहा था। उसके नैन नक्श और चेहरा हूबहू अपने पिता प्रशांत पर जा रहे थे। बेटे का चेहरा देख गुंजन के मन में उम्मीद का दिया जल उठता कि काश प्रशांत एक बार अपने बेटे को देख लेता तो उसका संदेह पल भर में ही दूर हो जाता। किंतु प्रशांत से संपर्क टूटे तो अरसा बीत चुका था। मेधावी अभिराम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करता इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में आ गया था। उच्च श्रेणी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता अभिराम स्कॉलर था। उसके कॉलेज में छात्रों की प्लेसमेंट के लिए विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनी शुरू हो गई थी। कंपनियों के रिक्रूट ऑफिसर, मानव संसाधन अधिकारी और प्रबंध निदेशक की टीम सभी छात्रों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लेने के लिए छात्रों के चयन में जुटने शुरू हो गए थे। अभिराम भी किसी उच्च स्तरीय कंपनी में नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। रात में सोने से पहले उसने अपनी माँ गुंजन से कहा था, मम्मी कल सुबह मुझे कॉलेज 7 बजे से पहले पहुँचना है और रात को भी देर हो जाएगी घर वापस आने में। पता नहीं कब तक इंटरव्यू चलते रहें। अगले दिन अभिराम लिखित परीक्षा देने में व्यस्त हो गया और एक के बाद एक चरण पार करता हुआ वह अब साक्षात्कार के लिए अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा में था। अपना नंबर आया जानकर अभिराम ने आत्मविश्वास के साथ कमरे में प्रवेश किया। इंटरव्यू लेने के लिए 6 सदस्यों की टीम भीतर मौजूद थी। सभी की दृष्टि अभिराम के चेहरे पर जमी थी। अभिराम को अपलक निहारते और प्रबंध निदेशक के चेहरे की समानता को देख टीम के दूसरे सदस्य चकित थे। अभिराम कुछ असहज हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थी। तुम्हारा नाम अभिराम प्रशांत दीक्षित है? क्या तुम्हारे 2 नाम हैं? HR अधिकारी उसके बायोडाटा को देख बोला, सर मेरा नाम अभिराम और पिता का नाम प्रशांत दीक्षित है। रिक्रूटर ऑफिसर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, मानो कह रहे हों कि चेहरे के साथ साथ नाम में भी समानता है। हमारे MD का नाम भी प्रशांत दीक्षित है। क्या करते हैं तुम्हारे पिता? प्रबंध निदेशक ने अभिराम की फाइल को सरसरी नज़र से देखते हुए पूछा। सर अपने पिता के बारे में अधिक नहीं जानता, इतना कहकर अभिराम सकपका गया। फिर संभल कर बोला, सर मेरे माता पिता वर्षों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि होश संभालने के बाद उन्हें कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी माँ MD दीक्षित के सवाल में जिज्ञासा थी, किंतु व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर HR अधिकारी और रिक्रूट ऑफिसर ने शिक्षणपूर्ण आपत्ति जताई। सर व्यक्तिगत प्रश्न का नौकरी से क्या लेना देना? छात्र की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछने ही बेहतर होंगे। MD के कान में फुसफुसाते HR ने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप लोग जो चाहें पूछ ले। प्रबंधक निदेशक ने टीम से आग्रह किया और सुबह उठकर रेस्ट रूम में चले गए। अभिराम ने सभी प्रश्नों का शालीनता से जवाब दिया और धन्यवाद तथा अभिनंदन करा। टीम के सभी सदस्य प्रबंध निदेशक से सवाल कर रहे थे, सर यह लड़का क्या आपकी रिश्तेदारी में है? इसकी शक्ल, सूरत और उपनाम आपसे मेल खाते हैं। हमें तो यूं आभास हो रहा था कि आपका युवा संस्करण ही हमारे समक्ष बैठा था। मानव संसाधन अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सहायक टीम की बातें सुन प्रबंध
निदेशक दीक्षित के तेजस्वी चेहरे का आज बुझ गया था, लेकिन अभिराम का चयन एक प्रथम श्रेणी की बहुराष्ट्रीय कंपनी में हो गया था और अपने मित्रों के साथ वह खुशी के उन पलों का आनंद ले रहा था। मम्मी को पहले खबर दे दूं, यह सोचकर अभिराम ने तुरंत फ़ोन कर माँ को अपने चयन की सूचना दी। मम्मी, हम सब दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खाना खा लेना। उसका स्वर अचानक थम गया क्योंकि सामने एमडी दीक्षित खड़े थे। वह अपलक अपनी प्रतिमूर्ति को देख रहे थे। मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, पर उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अभिराम से कुछ पूछते। अतः बिना कुछ कहे वह अपने रूम की ओर बढ़ गए। पूरे दिन की थकावट के बाद भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर करवटें बदलते रहे। अगले दिन सुबह अभिराम के घर जाने के लिए निकल पड़े थे। घर का पता अभिराम की बायोडाटा फाइल से नोट कर लिया था। रास्ते भर विचारों में लीन रहे। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन पुत्र की इच्छा उन्हें बेचैन किए रखती है। अभिराम को देखकर उनकी इच्छा और अधिक बलवती हो उठी। अभिराम के घर पहुंचकर प्रशांत दीक्षित ने दरवाजे पर लगी घंटी को कांपते हाथों से बजा दिया था। यह करते समय उनके कदम लड़खड़ा गए थे। दरवाज़ा गुंजन ने खोला था। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रह गए थे। प्रशांत के अंदर कांपे, किंतु बोल नहीं कर सके। गुंजन की आंखों में आश्चर्यमिश्रित हर्ष के भाव थे। शायद अपनी वर्षों की अभिलाषा के पूरे होने के मौके की यह खुशी थी। कब से गुंजन को प्रशांत के पदचापों की प्रतीक्षा थी। कब से उसकी राह देखती यही सोचती आई थी कि एक बार प्रशांत से अवश्य उसका सामना हो जाए। बिना किसी भूमिका के उसके अंदरों पर प्रश्न आ गया, आज यहाँ की याद कैसे आ गई। गुंजन के स्वर में छिपे व्यंग को समझ प्रशांत सकपका गया था। कल मैं अपने बेटे से मिला। अभिराम को देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कितना होनहार है मेरा बेटा, प्रशांत भावावेश में बोल रहा था। आपका पुत्र, आज वह आपका पुत्र कैसे हो गया। गुंजन का स्वर ऊंचा हो गया था। अतीत में जिस पुरुष को कस्में खा खाकर मैं विश्वास दिलाती रह गई थी, अपने गर्भ में पल रहे शिशु के पिता होने का, और वह निर्दयी विश्वास नहीं कर सका था। संदेह के कीड़े ने उसका विवेक हर लिया था। वह आज कैसे उसे अपना बेटा कह सकता है। गुंजन के मन में तभी से पति के प्रति कहीं ना कहीं पड़ती हिंसा की ज्वाला धधक रही थी, और आज प्रशांत के मुख से पुत्र मोह की बातें सुन गुंजन के तन बदन में आग लग गई थी। अभिराम सिर्फ और सिर्फ मेरा पुत्र है। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही पिता भी हूँ। आज वह प्रशांत के सामने भावनाओं में बहकर दुर्बल हरगिज नहीं बनना चाहती थी। आज वह अपने मन की भड़ास निकाल लेना चाहती थी। आप बहुत पहले ही अपने संदेह और बेबुनियाद शक के कारण अपनी पत्नी और अजनमे शिशु को त्याग चुके हैं। अब वह सिर्फ मेरा पुत्र है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अब अभिराम बड़ा हो गया है। आपकी सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होगा। आपका अपना एक परिवार है, उसे संभालिए। मुझे माफ़ कर दो गुंजन। प्रशांत के स्वर में पश्चाताप और निराशा स्पष्ट थी। मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली, धीमे स्वर में बोली गुंजन अचानक उग्र हो उठी। अगर आपके बेटे की शक्ल सूरत आप पर ना होती तो क्या वह आपका बेटा ना होता। ज़रूरी नहीं कि बच्चों की शक्ल सूरत हूबहू माता पिता से मिलने लगे, तो क्या ऐसी स्थिति में उनके जन्म पर संदेह करना होगा। कुदरत ने मेरी सच्चाई को सही साबित करने के लिए ही शायद मेरे बेटे के चेहरे को हूबहू उसके पिता से मिला दिया है। किंतु प्रशांत दीक्षित, तलाक के बाद अब हमारे रास्ते अलग हैं। आप जा सकते हैं। प्रशांत निढाल सा लड़खड़ाते कदमों को जबरदस्ती खींचता घर से बाहर आ गया था। प्रशांत के विदा होते ही गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले थे। जिस पति को देखने मिलने के लिए वह वर्षों से बेचैन थी, वही आज उसके सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। किंतु आज उसके पति गुंजन की भावनाएं वर्षों पहले वाली नहीं थीं।
कुंजन के भीतर धधकती वर्षों की पड़ती हिंसा की ज्वाला धीरे धीरे शांत हो चली थी। शायद उसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।